हम प्रार्थना के साथ में सभी मेरे साथ साथ कमर गर्दन सीधी करेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ठीक है, चलिए। ओ गायत्री मंत्र साथ साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने हाथों को रब करेंगे। सभी धीरे धीरे आइज खोलेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण एक बार फिर से। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ तक पढ़ा था हमने लास्ट वाली क्लास में? हमने पढ़ लिया था अनियमित मासिक धर्म तक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रक्त गुल्म क्या होता है। गुल्म तो पढ़ लिया था हमने। श्वेत प्रदर है हमारा। ठीक है, श्वेत प्रदर के बारे में पढ़ते हैं हम कि श्वेत प्रदर क्या होता है। नाम से ही जैसे पता चल रहा है, श्वेत प्रदर मतलब बहने वाला एक स्राव। ठीक है, तो ये श्वेत प्रदर इस तरह क्या चीज है, इंग्लिश में से लिकोरिया कहते हैं। होता क्या है एक्चुअली ये, जब नव यौवन रस स्त्री रस में उत्पन्न होने लगता है तब उसको प्रतिमास मासिक धर्म होता है, जो 3 से 6 दिन तक रहता है। ये स्वाभाविक है, पर 6 दिन से अधिक तक ऋतु का रक्त स्राव होता रहे तो वह बिगड़कर प्रदर रोग का रूप धारण करता है। तो प्रदर रोग तो 2 टाइप के होते हैं, एक रक्त प्रदर होता है, एक श्वेत प्रदर होता है। तो ये है श्वेत प्रदर जो लिकोरिया हम पढ़ रहे हैं। कर लेता है। प्रदर का श्लेष्मिक स्राव नीला, गुलाबी, सफेद, लाल, हरा, पीला, गाढ़ा, पतला, मांस के छिचड़े सहित फैनदार, लसीला, बदबू का या बदबूदार कई रूप रंग का होता है। इस रोग को साधारण तौर पर श्वेत प्रदर तथा अंग्रेजी में ल्यूकोरिया कहा गया। अब जो श्वेत प्रदर है ना, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज, कैटेगरीज भी नहीं कहूंगी मैं, ये हमारी प्रकृति और हमारे डिजीज के अकॉर्डिंग सबको श्वेत प्रदर एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो उसके अंदर यहाँ पे ये बताया है कि किसका किस कलर का हो सकता है, कैसा कैसा कलर का हो सकता है। और सब कलर उसके अंदर श्वेत प्रदर के अंदर आते हैं। ठीक है, उसमें स्मेल भी हो सकती है, उसमें व्हाइट सेल्स भी हो सकते हैं, उसमें श्लेष्मा भी हो सकती है, उसमें मांस के छोटे छोटे छितड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो कारण क्या है इसका? प्रदर का स्त्राव गर्भाशय, योनि और उसके आसपास के यंत्रों में प्रदाह होने के कारण होता है। ठीक है ना, आसपास के यंत्र मतलब जो हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसकी फोटो अभी तक किसी ने नहीं बना के भेजी है, उस पिक्चर को याद करो ताकि आपको पता हो कि क्या है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन। क्योंकि जब डायग्नोस करने बैठोगे ना पेशेंट, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपको उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा। तो जो गर्भाशय मतलब यूट्रस, उसके आसपास उसकी वाहिकाएं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, इन सब का क्या है, योनि मार्ग, ये जो सारी चीजें हैं, इनमें से किसी भी चीज के प्रदाह के कारण हो सकता है। यह स्राव कभी बहुत अधिक, कभी बहुत कम मात्रा में होता है, कभी कभी कम मात्रा में, कभी कभी अधिक मात्रा में होता है। साधारणतः महावारी के समय ही प्रदर का स्राव होता है। अधिक स्राव होने पर पेड़ों में भार पैदा हो जाता है, सर में चक्कर आने लगता है, शरीर और हाथ पैरों में दर्द और ऐंठन होने लगती है, मितली और वमन आने लगती है, कमजोरी बहुत बढ़ जाती है, स्त्री का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। अब ये देखो कि साधारणतः तो महावारी के समय पे, महावारी आने से पहले ही, कुछ टाइम पहले ही, ये एक नॉर्मल सा सिक्रेशन होता है, जो हल्का सा व्हाइट डिस्चार्ज होता है सबको, और वो नॉर्मल है।
ठीक है। बट वो बढ़ता बढ़ता जब बढ़ता ही जाता है और होता ही रहता है, होता ही रहता है, रुकता नहीं है, आपके पीरियड्स भी आ गए, आके चले गए, फिर उसके बाद में भी वाइट डिस्चार्ज एज इट इज चलता जा रहा है, तो वो ल्यूकोरिया के अंदर आ जाता है। ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि ये पेड़ों में भार पैदा होना, मतलब हैवीनेस, स्वेलन भी हो सकती है, अंदर ऊपर भी हो सकती है। पेड़ों के अंदर जो भार है वो एकत्र हो गया, चक्कर आ रहे हैं, चक्कर वीकनेस के कारण आने लग जाते हैं इसके अंदर, चक्कर आने लग रहे हैं, शरीर और हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द इसमें बहुत ज्यादा होता है, थाइज में दर्द बहुत ज्यादा होता है, और ऐठन भी आने लग जाती है बॉडी में कभी कभी। मितली आना मतलब उल्टी जैसी हालत, और चक्कर आना है, और उल्टी उल्टी भी हो जाती है कभी कभी, पर मितली तो हर समय रहती है, जिसे नौजिया बोलते हैं। और कमजोरी बढ़ जाती है, स्त्री का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। अगर आप देखोगे श्वेत प्रदर के जो भी पेशेंट्स होते हैं, तो उनके गहरे काले गड्ढे, तेज के बिना उनका चेहरा बुझा बुझा सा, और दर्द में जैसे इंसान की शक्ल होती है, इस तरीके की शक्ल उनकी हर समय रहती है। जो उनका चेहरे से पहचानने वाला सिम्टम है वो बता रही हूँ मैं ये। और बहुत सारों में उनके साथ क्या होता है, स्किन पे पिगमेंटेशन भी देखने को मिलता है, कि उनके स्किन पे भी पिगमेंटेशन हो जाता है। तो स्किन पिगमेंटेशन भी मिलता है, डल स्किन मिलती है, चाम नहीं होता है, स्त्री सौंदर्य नष्ट हो जाता है, चेहरे पे झाइयां, गड्ढे, गहरे काले गड्ढे, बहुत गहरे गहरे काले काले गड्ढे के, जैसे सालों से बीमार है, किसी बहुत बड़ी तकलीफ में है, ऐसा इंडिकेशन चेहरा देता है। मुंह सूज जाता है, आंखों के चारों तरफ काला घेरा पड़ जाता है, शरीर पीला पड़ जाता है, मुख पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, किसी का शरीर ढीला और किसी का दुबला पतला हो जाता है, कमर, पीठ और सारे शरीर में बहुत दर्द रहने लगता है। सारे सिम्टम्स मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है। आंखों एवं हथेलियों और पांवों के तलुओं में जलन होती है। तंद्रा, ज्वर, मूर्छा, प्यास, कब्ज आदि रोगियों को सताने लगती है। तंद्रा मतलब हर समय जो नींद आती है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, लेथार्जिकनेस। लेथार्जिकनेस आ जाती है, ज्वर आता है, मतलब बुखार आएगा, मूर्छा आएगी, मतलब वीकनेस इतनी है ना कि मूर्छा आने लग जाती है उनको, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, कब्जी उनको हर समय रहती ही है। ठीक है। भूख मर जाती है, योनि में खाज मतलब खुजली होना, दाने होना, और सूजन आ जाना। ये भी है कि अगर कंटिन्यूअस होती रही तो फिर इचिंग होने चालू हो जाती है, और दाने भी हो जाते हैं, रेडनेस भी हो जाती है, और सूजन आती है। पुरुष सहवास के समय दर्द होता है, पेशाब में जलन होने लगती है, और किसी काम में मन नहीं लगता, और मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है। तो उनके लिए इंटरकोर्स भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि वो नहीं कर सकते हैं, और पेशाब में जलन होने लग जाती है उनको, कि जब भी फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होगा तो उनको बहुत पेन होगा, और यूरिनेशन भी उनका थोड़ा कम हो जाता है। हमेशा पूछोगे ना तो टॉयलेट उनको तो आता ही नहीं है, और प्रॉब्लम होती है कि वो, उनको एक फोबिया भी बैठ जाता है मन में कि हम टॉयलेट करने जाएंगे तो हमको पेन होगा ही होगा। किसी भी काम में मन नहीं लगता है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी है, जो पेन आपको हर समय हो रहा है, हैवीनेस आपको पेट में लग रही, खाना पच नहीं रहा, भूख लग नहीं रही, लेथार्जिकनेस है, सोने का मन करता है, बुखार बुखार सा शरीर रहता है, मतलब तेज बुखार नहीं आता है, पर बुखार बुखार जैसा शरीर रहता है, और कभी कभी तेज भी आ सकता है, पर हर समय टूटा हुआ बदन रहना, और ये सारी चीजें जब रहेंगी, दर्द, तकलीफ और परेशानी, तो चिड़चिड़ा तो मिजाज हो ही जाता है। ठीक है। तो इसमें चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो जाता है, सांस फूलने लगती है, दिल की धड़कन का रोग हो जाता है, क्योंकि जब वीकनेस बढ़ती है ना तो दिल की धड़कन अपने आप तेज हो जाती है, कमजोरी से भी, उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन को। और बहुत ज्यादा दिल तेज धड़कने लगता है, इसमें दिल की धड़कन का रोग हो जाता है। प्रदव के स्त्राव में योनि मार्ग में घाव होकर मवाद भी निकलने लगता है। अगर ये कंटिन्यूस चला तो इस कंडीशन तक आके पहुंच जाता है। पीलिया, हिस्टीरिया या राजशम्या रोग उत्पन्न हो जाते हैं। धीरे धीरे करते करते इस कंडीशन तक आते हैं कि ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां उनको हो जाती हैं, तथा गर्भ स्थिर नहीं होता और स्त्री बांझ हो जाती है। इतना खतरनाक है ये वाइट डिस्चार्ज, लिकोरिया या श्वेत प्रदर, जिसको हम किसी भी चीज के अंदर नहीं लेते हैं। ठीक है।
इस रोग का मूल कारण अप्राकृतिक जीवन, अप्राकृतिक भोजन, गंदी आदतें, अस्वास्थ्यकर वातावरण है। इनके अतिरिक्त इस रोग के निम्नलिखित कारण भी हो सकते हैं। मेन तो चीजें यही हैं कि आपका अप्राकृतिक जीवन है, जो लाइफ स्टाइल है आपने गलत कर दी, और आपने खाना पीना रहना सोना ये सब चीज के अंदर ड्रास्टिकल आप चेंजेस लेके आ गए। कुछ आपको गंदी आदतें लग गई जो आपको नहीं करनी चाहिए, ना मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, ना टाइम से सो रहे हैं, ना जग रहे हैं, ना उठ रहे हैं, कुछ और गलत काम। तो उनके साथ में और अस्वास्थ्यकर वातावरण के, अगर हेल्दी वातावरण एनवायरनमेंट नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके बाद भी और कई सारे कारण हैं जिनके बारे में मैं नीचे बताने जा रही हूँ। जैसे अधिक पुरुष सहवास करना, दवाओं का अधिक सेवन, बहुत ज्यादा किसी भी चीज पे मेडिकेशन ले रहे हो, आपको पेशरी स्पंज आदि का योनि में आप प्रयोग कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसीलिए वैसे तो कपड़ा बेस्ट होता है, पर आजकल कपड़ा यूज नहीं करते हैं लोग बाग। तो अच्छी क्वालिटी की पैड्स यूज करने चाहिए, डिस्पोजल, ताकि आप उसको 3 से 4 घंटे यूज करके उसको फेंक सको। क्योंकि इन सब चीजों से स्पंज वगैरह और ये सारी चीजें क्या होती हैं कि बहुत ही खतरनाक होती हैं, अंदर से आपको इन्फेक्शन दे सकती हैं, और उसके कारण भी आपको श्वेत प्रदर हो सकता है। अजीर्ण और कब्ज का हमेशा बना रहना, कभी भी पेट आपका सही नहीं रह रहा है। पिता के सुजाक दोष से कन्या को बचपन से ही यह रोग हो जाता है। अगर पिता के अंदर सुजाक दोष है तो कन्या के अंदर बचपन से ही यह रोग आ जाता है, जिसे बचपन का श्वेत प्रदर या अंग्रेजी में इन्फेंटाइल ल्यूकोरा कहते हैं, ठीक है। कृमि और गंडमाला आदि के रोग भी बचपन में ही से भी ये रोग बचपन में ही हो जाता है। अगर लड़कियों को कृमि वगैरह की, मतलब पेट के कीड़ों की परेशानी वगैरह भी रहती है तो भी ये चीजें आ जाती हैं। मदिरा भांग आदि नशीली चीजों का सेवन, गर्भपात होना। अब आप जो अल्कोहलिक चीजें ले रहे हैं, भांग मदिरा है या फिर कोई भी नशीली चीजें, मतलब किसी भी तरीके का नशा, वो हार्मफुल होता है, उसके कारण भी ये सब हो सकते हैं। गर्भपात अगर कई बार हो गया हो तो भी श्वेत प्रदर हो सकता है। निरंतर शोक और चिंता अगर आपको बनी रहती है, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, अगर आपको एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह हर समय रहता है, तो उसके अंदर भी ये सारी प्रॉब्लम, उससे भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। अधिक सवारी करना या चलना फिरना, दिन में सोना, भारी बोझ उठाना। अब बहुत ज्यादा अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, जैसे कि जो लोग खुद ड्राइव करती हैं लड़कियां वगैरह, स्कूटीज हैं, ये सारी चीजें हैं, अगर खुद ड्राइव कर रही हैं, बार बार चल रहे हैं, सवारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चलना फिरना है, या फिर दिन में सोना है, बहुत ज्यादा भारी बोझ उठाना है, आलस्य या अकर्मण्यता, हर एक चीज इसके अंदर है कि किसी भी चीज की यहाँ पे अगर अधिकता होती है तो ये कंडीशन ऑकर हो जाती है। हर प्रकार की कमजोरी जो कठिन रोगों के बाद होती है, किसी भी तरीके की कमजोरी जो किसी भी बड़ी रोग या डिजीज किसी के भी बाद में अगर वीकनेस रह जाती है तो उस वीकनेस के कारण भी ये इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। रक्तहीनता या गर्भाशय का टला होना, अगर आप में खून की कमी है या फिर आप में ये जो गर्भाशय है वो इधर उधर खिसका हुआ है तो भी ये इसका कारण हो सकता है। इसमें घाव, सूजन, खाज आदि का होना भी हो जाता है। बवासीर आदि के रोग, अगर आपको पाइल्स की बीमारी है तो भी इसका होना बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कब्ज के से भी तो रिलेशन है। यहाँ पे अगर आप उल्टा सीधा खाना खा रहे हो तो उससे भी इसका रिलेशन है, तो फिर वो बवासीर से तो सीधा रिलेशन होगा ही होगा, ठीक है। बहुमूत्र रोग, पेशाब की नली के कोई रोग है तो वो भी है, कि अगर यूरिन से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू है तो भी ये चीजें हो सकती हैं। पेट के भीतर वाले अंगों जैसे आंत, प्लीहा आदि के घाव, अगर उनमें कहीं घाव है तो मार्ग तो एक ही है ना मूत्र विसर्जन का, टॉयलेट का, कि जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं हमारे उसके थ्रू भी तो बाहर आते हैं, तो उससे भी ये बीमारी हो सकती है। इसलिए डायग्नोज करने का रीजन हमको, हमें डायग्नोस करना है जब, तो हमें एग्जैक्टली वो चीज सोचनी और समझनी है और देखनी है, बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना है, बहुत बारीकी से केस टेकिंग करनी है कि किस कारण से क्या कंडीशन हो रही है, ठीक है। जल्दी संतानें होना, कम उम्र में भी संतान हो जाती है तो भी ऐसा हो जाता है क्योंकि बहुत ढीला हो जाता है और वीकनेस हो जाती है। मासिक धर्म की भी बीमारियां अगर आपको हैं तो भी ये हो जाती है। अगर पति या पत्नी में से किसी एक को भी सुजाक रोग है तो भी हो जाते हैं। पुरुष सहवास से किसी कारण वश तृप्त न होना तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। गुदा में कीड़ों का किसी भी प्रकार से योनि में प्रवेश कर जाना, गुप्तांगों पर अधिक चोट लगना और मासिक धर्म के समय में मैथुन करना, ये सब भी कारण हो सकते हैं आपकी इन सच कंडीशंस के, ठीक है। प्राकृतिक आयुर्विज्ञान क्या कहता है इसके
ट्रीटमेंट के लिए प्रदर रोग की चिकित्सा क्या है? आरंभ में चिकित्सा आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम ये जरूरी है कि जिन कारणों से ये रोग है उन कारणों को संभवतः दूर कर दिया जाए और पूरा परहेज रखा जाए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि जो डायग्नोस करना है, जो केयर टेकिंग आप करेंगे, आप जब हिस्ट्री पूछते हैं तो हिस्ट्री किस लिए पूछी जाती है? पिता को तो नहीं था, माता को तो नहीं था, दादी नानी को तो नहीं था, दादा नाना को तो नहीं था, क्योंकि उन्हीं से तो हम में जीन्स और जेनेटिक्स आया है। तो उसलिए बार बार पूछा जाता है कि आपके परिवार में तो ये रोग किसी को नहीं था, क्योंकि अगर वहां किसी को है तो आपको होने के चांसेस ऑलरेडी बढ़ गए। ठीक है। एक तो होता है कि केस नहीं, सॉरी, रोग किसी भी कारण से हमारे शरीर के अंदर आया, हमारी कमी के कारण या हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रॉब्लम के कारण। पर एक दूसरी चीज ये होती है कि आपका रोग हुआ है अपनी जेनेटिक्स के कारण, जो आपको पीछे से मिला हुआ है। ठीक है। और वो पहले तो दबा हुआ था किसी भी कारणवश, जैसे कि जल्दी कम एज में बच्चे हो गए या ज्यादा बच्चे हो गए या किसी भी तरीके की वीकनेस आ गई, तो वो चीज जो दबी हुई एक जीन कहीं पड़ा हुआ था वो अपना सर उठा लेता है, फटाक से वो बीमारी आकर के आपको ग्रैब कर लेती है। तो इसलिए भी ये देखना जरूरी है कि रीजन क्या है बीमारी का। अब आपको कहीं कब्ज तो नहीं है, आपको कहीं पाइल्स की बीमारी तो नहीं है, आपको अंदर यकृत प्लीहा की तो कोई बीमारी नहीं है। तो जब तक हम इसको सही नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा। और आप जितना नोटिस करोगे सारी बीमारियों में, सब में पेट का लेना देना है। मतलब हमारा खान पान कितना ज्यादा जरूरी है, इस चीज को समझिए कि इतनी ज्यादा ये इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको हम बहुत लाइटली ले जाते हैं। और ये लाइटली ले जाने की चीज है नहीं, उसको बहुत सोच समझ के आपको समझदारी से ही यूज करना चाहिए कि भाई हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या ये खाने योग्य है या नहीं है। आजकल हम पता क्या कर रहे हैं, अभक्ष्य का भक्षण कर रहे हैं। जो चीजें अभक्ष्य हैं, मतलब जो चीजें हमें नहीं खानी चाहिए, वो चीजें हम खा नहीं रहे, ठूस ठूस के खा रहे हैं कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। भूख नहीं है तो भी खा रहे हैं। हमारा पेट हमें बताता है कि भाई आपको खाना खाना है कि नहीं खाना है, पर हम क्या कहते हैं, नहीं डॉक्टर कहता है कि खाना नहीं, स्किप करना चाहिए, नहीं हमारे डाइटिशियन ने कहा ये चीज नहीं खानी चाहिए, इतनी मात्रा में खानी चाहिए, इतने ग्राम में। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बेवकूफ लोग आते हैं जो बोलते हैं मैं बस इतना 120 ग्राम पनीर लेती हूँ, या मैं 100 ग्राम दाल लेती हूँ, या मैं दो चपाती लेती हूँ, इसमें इतने कैलोरीज होते हैं, ये चीज। अरे क्या पहले कभी ऐसा तोल के नाप के खाना खाया जाता था क्या? अरे आपके दिमाग को पता है, आपके पेट को पता है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो अपने आप आपको इंडिकेशन देता है। पर हम सुनते कब हैं? ना हम पेट के सुनते हैं ना हम अपने दिमाग के सुनते हैं कि क्या इंडिकेशन दे रहा है वो, उसके बाद क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। पर हम मानते नहीं है उस चीज को। कैलोरीज को गिन करके और तोल तोल के हम खाएंगे, पर जो खाना चाहिए वो हम नहीं खाएंगे, जो सुननी चाहिए बात वो हम नहीं सुनेंगे। बहुत ज्यादा कहते हैं कि 1000 बीमारियों का घर का कारण हमारा पेट होता है, उसको हम सुनवाई नहीं करते। उसको तो हमने खुला छोड़ दिया कि तू खा कुछ भी, तू तो बस इसलिए है अभक्ष्य का भक्षण करने के लिए, खाए जाओ ठूसे जाओ, चाहे उसके अंदर पोषक तत्व 1% ना हो, पर हम खाते हैं। क्या जो चिप्स कुरकुरे वगैरह हम अपने बच्चों को प्यार करने के तौर पे देते हैं, उसमें कुछ होता है? क्या खाते हैं उसमें? हम कैलोरीज, अभक्ष्य का भक्षण करते हैं। कोई मतलब नहीं है, इतनी थर्ड क्लास चीजें हम खुद खाते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, है ना। ये जो बिस्किट्स आजकल लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ बिस्किट चलेंगे, ये कुकी वो कुकी, इसमें ओट्स है, इसमें नट्स है, इसमें बटर है, इसमें पीस है, इसमें पीनट है, इसमें नट्स हैं। रियली क्या हो सकता है 10 रुपए के, 20 रुपए के, 30 रुपए के बिस्कुट के पैकेट में, जहां महंगाई इतनी है कि 50-60 रुपए किलो आटा है, तो वो आपको 20 रुपए 30 रुपए में नट्स भी देंगे, बटर भी देंगे, देसी घी भी देंगे, और ओट्स भी डालेंगे आपके लिए। रियली इज इट पॉसिबल? सोच के देखिए जरा कि हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को, कितना बेकार चीजें हम उनको खिला देते हैं। और फिर भी जो मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट है ना, वो कहते हैं कि 2 बिस्किट बस आप खा सकते, 2 बिस्किट से ज्यादा नहीं। पर वो सड़ा गला बिस्किट हम खाने के लिए तैयार हैं। पर अगर हमारे यहाँ बनाई जाती हुई जो मिठाइयाँ और जो ट्रेडिशनल हमारे फ्रूट्स है ना,
वो कभी भी, हम पता है उनको क्या कहते हैं, जितने भी फूड हैं वो रखे हुए होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पहले वो अलग अलग तरीके के लड्डू बनते थे, ये पिन्नियां बनती थी, मठरी जैसी जो बनती थी हमारे यहाँ प्रोवाइड करी जाती थी, और मखाने का बन रहा है, इसका बन रहा है। वो सब क्या होता, न्यूट्रिशियस होता था। अब हम उनको पता क्या कहते, तकियानुसी और बेकार चीजें, और सड़ा हुआ खाना कौन खाएगा। मतलब खाना तो हमें वो बिल्कुल चाहिए, पर ब्रेड सड़ा हुआ 100 दिन के रखे हुए आटे का हम फ्रेश ब्रेड बोल के उसको खाते हैं, जिसमें कैलोरी के सिवा कुछ नहीं होता, ठीक है। आटा ब्रेड है ये, वो खाते हैं। क्या सच में होता है वो आटा ब्रेड? क्या रियली में वो चीजें मिल रही जो हम खा रहे हैं? इसीलिए से बार बार कहा गया है कि जो आपका खान पान है, अप्राकृतिक जीवन है, जो आपका खान पान है, भोजन संबंधी गंदी आदतें हैं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर हम उनको कंट्रोल कर लें तो हम बाकी की सारी बीमारियों को ऑलरेडी कंट्रोल कर सकते हैं। बस ये चीज ना हमको समझने की जरूरत है। और अपने जो हमारे जितने पास हमारे पास पेशेंट आए, क्लाइंट्स आए, जो भी हमारे नियर डियर वंस हैं, और अपनी फैमिली के अंदर पहले तो खुद फॉलो करना चाहिए हमको, फिर अपने फैमिली को फॉलो करवाना चाहिए। फिर उसके बाद में आप किसी को कहोगे ना, तो आप वो कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो, आपके चेहरे पे वो चमक और कॉन्फिडेंस होगा, और आप उस सच्चाई के साथ बोल सकते हो कि अगला बंदा आपकी बात को सुनेगा। पर अगर आप अगर उसको खाते रहोगे और यूज करते रहोगे ना, तो आप कभी भी नहीं बोल सकते हैं उस चीज को। इसी संबंध में एक प्रसंग आज मैं हमारे इसके बीच में सुनाती हूँ। हमारे इससे रिलेटेड तो नहीं है, पर फिर भी कुछ हद तक उसका रिलेशन है। एक बार है ना, इनके पास में रामकृष्ण परमहंस जी के पास में एक माँ आती है अपने बच्चे को लेके, और वो बोलती है कि आपकी बातें सब मानते हैं, प्लीज मेरे बच्चे को समझाओ ना, ये बहुत गुड़ खाता है, बहुत मीठा खाता है। इतना मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, कि हर चीज बस ये मीठी ही खाना पसंद करता है। तो वो बोलते हैं कि जाओ और है ना 1 हफ्ते के बाद आना। वो बोलती है कि आप तो आज भी कैसे, बोले नहीं आज नहीं बोल सकता मैं उसको, आप जाओ और 1 हफ्ते के बाद आना। तो वो जब 1 हफ्ते के बाद आते हैं तो वो उस बच्चे को समझाते हैं कि गुड़ नहीं खाने से या बहुत मीठा, ज्यादा मीठा नहीं खाने से क्या क्या चीजें उसके शरीर के अंदर अच्छी होंगी। और वो उसको समझाते हैं कि बेटा बहुत ज्यादा मीठा खाना अच्छी बात नहीं है। हाँ मीठा खा सकते हो, पर इतना मीठा आपको नहीं खाना चाहिए जो आपके शरीर को बेकार कर दे और बीमारियां पैदा करे। तो उसने सुना, बच्चे ने माना, उन्होंने बच्चे को अपने गोद में बैठा के अच्छी तरह समझाया। पर उसकी माता को बहुत कौतूहल हुआ कि कहना तो उन्हें बस इतना ही था, और वो इतनी असमंजस में थी कि इतनी सी बात को बोलने के लिए उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया। ये बात तो उसी दिन कह देते मेरा बच्चा मान जाता। तो उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने पूछ लिया कि आप तो ये बात पहले भी कह सकते थे, तो आपने क्यों नहीं कहा? तो बोले मैं कैसे कहता, जब मैं खुद खाता हूँ तो मैं नहीं बता सकता उसको कि इसको नहीं खाने से क्या होगा। मैं उसको नहीं बता सकता था कॉन्फिडेंस के साथ में कि अगर वो ज्यादा ये खाएगा तो उसको क्या क्या नुकसान हो जाएंगे, और उसके शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए कितना अहितकर है, क्योंकि मैं खुद खाता था उस चीज को डेली। तो अब जब मैंने 1 हफ्ते उसको नहीं खाया और अपने शरीर के अंदर बदलाव देखे, तो मुझे महसूस हुआ कि मैं उस बच्चे को क्या चीज बता सकता हूँ। तब मैंने बताया और इसने मेरी बात मानी। अगर यही बात मैं पहले कहता तो ना तो मेरे को इसका एक्सपीरियंस था कि ऐसे नहीं खाने से क्या होगा, ना मुझे ये पता था कि नहीं खाने से मेरे शरीर के अंदर कितने चेंज आ गए जो उसके बॉडी में आ जाएंगे, और ना ही मेरी बात के अंदर कोई जोर और सत्यता होती। तो जोर और सत्यता, कॉन्फिडेंस और सच्चाई ही वो चीज है जो आप अपने पेशेंट को दे सकते हो, जिससे कि वो चीज आपके कॉन्फिडेंस लेवल आपके चेहरे पे दिखना चाहिए कि आप नहीं खाते, आप नहीं यूज करते, आपने नहीं लिया है, तब हम बता रहे हैं आपको कि ये ऐसे करना चाहिए। तो जब आप इस लेवल के कॉन्फिडेंस लेवल पे होते हो ना, तब आप उसको समझा सकते हो। इस क्वेश्चन को बताने, इस प्रसंग को बताने का सिर्फ यही एक रीजन है कि हम किस तरीके से टोटली इंटरेक्ट कर सकते हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस और सच्चाई दिखती है उसके अंदर। जब सच्चाई दिखेगी ना आपके अंदर, तो आपकी बात नहीं माने आपका पेशेंट या आपका क्लाइंट या आपके जानने वाला, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए जब भी आप ना अपने पेशेंट्स को या क्लाइंट्स को, अब तो आप सब लोग डॉक्टर्स ही बन जाएंगे, हम नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं 3 साल के बाद में। तो मेरा ये कहना है, और मैं सबसे कहूंगी कि पहले नेचुरोपैथी को अपने जीवन में उतारो, और सचमुच में उसको यूज करके देखो कि सच में क्या होता है। कभी बहुत पेन हुआ, गर्म पानी पी के देख लिया, कभी कुछ हो रहा है सिकाई करके देख ली, कभी मसाज करके देख ली, कभी मिट्टी का लेप करके देख लिया, तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि इसको करने से होता क्या है। जब आप उस चीज पे, उस लेवल पे पहुंच जाओगे ना कि हाँ
सच में इस चीज से ये इफेक्ट मिलता है, तो तब जब आप उस दिन बोलोगे तो आपका पेशेंट, आपका क्लाइंट, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड उस बात को सुनेंगे कि आप ये करते हो। तब वो आपकी बात को मान सकते हैं कि आपको कच्चे पत्ते इस चीज के खाने चाहिए, या आपको सलाद खाना चाहिए, या आपको फल खाने चाहिए, या आपको अंकुरित अंग लेना है, अन्न लेना है, या आपको व्रत करना है, फलाहार लेना है, रसाहार लेना है, या आज केवल पानी पे व्रत करना है, या आज आपको निर्जला व्रत करना है। इन सब का भी लाइफ के अंदर सेटल्ड रूल है। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये उपवास चिकित्सा बनाई है ना, उपवास क्यों बनाए हैं? अब देखिए, निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी का मीन क्या है कि पानी को क्यों त्याग करना है हमें, अपने शरीर की किस किस अंग की हमारी फुल डिटॉक्सिफिकेशन। जो अब जिसने निर्जला व्रत कर लिया, तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा भीम से, जब भीम ने कहा कि मैं व्रत नहीं कर सकता हूं हर महीने के दो दो व्रत, तो मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरे शरीर को भी वही चीजें मिले और मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो। तो उन्होंने कहा एक व्रत कर लो तुम बस निर्जला, और तुमको 24 एकादशियों का फल मिलेगा। तो जो हम 24 एकादशियां कर रहे हैं व्रत में, कुछ भी फलाहार या रसाहार या थोड़ा सा भी, जैसे भी हम सात्विक फूड के साथ में अगर वो हम निर्जला करते हैं, तो आप अगर एक दिन निर्जल व्रत करते हैं, तो जितने भी आपके अंदर के टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी आपके अंदर की कैंसरस सेल्स होती हैं जो बहुत अनलिमिटेड बढ़ रही होती हैं, वो वहीं पे मर जाती हैं। क्योंकि जब शरीर भूखा होता है, खाली होता है, तो वो उन गंदी सेल्स को खा जाता है, सारी चीजों को खत्म कर देता है, तो बीमारी खत्म। तो जो लोग व्रत करते हैं उनके चेहरे देखो अगले दिन कितने सुंदर होते हैं, कितनी चमक होती है, कितना तेज होता है। क्यों? क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन हो गया उसका बॉडी का, होल क्लींजिंग हो गई उसकी। तो फिर क्या जरूरत है? तो ये भी विधान है, हमारी चिकित्सा पद्धति का विधान है। ये ऐसे नहीं कही गई कि तकिया नुसी बातें, व्रत करो व्रत करो व्रत करो। और व्रत करने का ये मीनिंग भी नहीं है कि ये बना के खा ली, ये पकौड़ी खा ली, ये सब ये चीज बना लिया, इसके चाट, इसकी ये नहीं। सात्विक फूड, सात्विक फूड बहुत हल्का खाना, वो भी इस तरीके से कि आपकी, जो लोग, मैं कहती हूँ कि कोई भी आहार भी लेते हैं ना, वो इतना हल्का और सात्विक लें, घी के अंदर लें, बहुत कम नमक, कोई मिर्च नहीं, कोई मसाला नहीं। जब उसको खाएंगे फिर देखो कि शरीर कितना हल्का महसूस करता है, कितना तरोताजा महसूस करता है। क्योंकि उस टाइम में रीजनरेशन हो जाती है बॉडी की, नयापन आ जाता है, क्योंकि पूरे शरीर को उतना टाइम मिल जाता है उसकी सारी सफाई करने का। अभी जितने भी हमारे फीमेल डिजीजेज है ना, इसमें अगर हम किसी भी फीमेल को फास्टिंग वगैरह पे ले जाएं, क्लेंजिंग पे ले जाएं, खाना अच्छा कर दें, बीमारियां नहीं होती ये वाली। और होती भी है ना तो बहुत जल्दी ठीक होती है, बहुत जल्दी हो जाएंगी बीमारी। क्योंकि आजकल का एनवायरमेंट ऐसा है, आजकल का खाना पीना ऐसा है, पर उसको आप बहुत जल्दी ठीक कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। बस शर्त एक ही है कि चीजें फॉलो करनी है। इन चीजों को फॉलो करके देखो कैसे नहीं रिवर्स होता है। मैं बताती हूँ आपको कि रिवर्स होता है, और 100% रिवर्स होता है। पर पहले आप खुद फॉलो करो, लेके आओ वो चार्म अपने चेहरे पे, लेके आओ वो कॉन्फिडेंस अपने चेहरे पे। वो आपके अंदर इतनी लेवल ऑफ नॉलेज और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो उसको उसको 100% विश्वास हो जाना चाहिए सामने वाले को कि हाँ, जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, और ये मैं करूंगा तो होके रहेगा। इस विश्वास के साथ जब वो कोई भी चिकित्सा चालू करेगा, तो वो 100% सक्सेसफुल होगा। इसकी गारंटी है, इसकी गारंटी है। कोई दवाई की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ठीक हो जाते हैं बड़े आराम से, कुछ नहीं होता। मतलब ऐसे जादू जैसे चमत्कार देखे हैं मैंने कि आके पेशेंट अगले दिन ही कह देता है कि हमें तो बहुत कल से आराम है, जिस कंडीशन में हम आए थे उस कंडीशन में तो हम नहीं है। तो होता है ये। इसीलिए मैंने कहा वो जो प्रसंग सुनाने का रीजन है ना, वो यही है। ये जो दो छोटे 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 प्रसंग सुना के मैंने 10 मिनट आप लोगों के लिए हैं, उसके पीछे कारण यही है कि मैं आपको उसका महत्व समझा पाऊं। केवल ये जो पढ़ी हुई लाइन है ना, ये तो आप भी पढ़ सकते हैं, पर इनको फॉलो क्यों करना है और इनको मानना क्यों है ना, ये बताना और आपको उसकी महत्व समझाना, ये मेरा काम है। इसलिए मैंने दो ये छोटे से टॉपिक, एक छोटे छोटे से प्रसंग ऐड किए कि आपको समझ आ जाए। पहले इसीलिए उदाहरण दिए जाते थे, इसीलिए हमारे यहाँ व्रतों के अंदर कथाओं का समावेश किया गया था कि पूजा करें। पूजा तब तपस्या करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, सांस से सांस मिलाते हैं, सीधे बैठते हैं, सात्विक रहते हैं, अच्छे विचार रखते हैं। हम क्या करते हैं उस दिन? फास्टिंग बहुत सारी चीजों से करते हैं। फोन से फास्टिंग करते हैं, हम बुरे विचारों से फास्टिंग करते हैं, किसी से बुरा बोलते नहीं है, अच्छा काम करते हैं, दान धर्म करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनके सानिध्य में बैठते हैं। तो पता है क्या होता है?
कि हम आत्म मंथन भी कर पाते हैं, हम चिंतन भी कर पाते हैं, हम ये समझ पाते हैं और सोच पाते हैं कि हमने क्या क्या किया, क्या करना है, कैसे करना है। बहुत बार क्या होता है कि हमें जिन क्वेश्चंस के आंसर ऐसे नहीं मिल रहे होते और हम बहुत परेशान होते हैं, जाके भगवान के पास बैठ जाओ, 3 माला जप करो, पूछो उनसे, आंख बंद करके बैठ जाओ, कहाँ से ना कहीं से ऐसा विचार आएगा कि वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी आपकी, 100% सॉल्व हो जाएगी। यकीन मानिए कि ऐसा ऐसा जादू होता है ना वहां बैठ के, कि आप विश्वास कर लेंगे कि हाँ ये सब चीजें होती हैं। इसलिए ये विधान रखा गया हमारे यहाँ कि जप करो, जप करो, पूजा करो। अब ये जो हम प्राणायाम कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये सब क्या है? यज्ञोपैथी, यज्ञ कर रहे हैं। अब जब यज्ञ का धुआं हमारे शरीर के अंदर जाता है, कल मैंने स्टेटस डाला था अपना कि यज्ञोपैथी से उपचार, अजमेर में ये मेडिकल कॉलेज ने उसके ऊपर पूरी रिसर्च करी, पूरा रिसर्च पेपर निकाला है और उसको वो भी करवा लिया, क्या करवाते हैं उसे, क्या पेटेंट करवाते हैं ना, आई थिंक वो पेटेंट करवा लिया उन लोगों ने कि भाई यज्ञोपैथी से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि पेशेंट्स को लाके ऐसे कमरे में लिख बिठाएंगे जहां हवन हो रहा है, और उसके धुएं का जब श्वास हम लेते हैं तो हम आयुर्वेद में तो करते ही वो धुआं देने वाला, तो जो अलग अलग तरीके के हुक्के होते हैं वो क्यों यूज होते हैं? और हुक्कों को तो हमने गलत तरीके में यूज कर लिया ना, नशा करने के लिए। बाकी क्या होता है कि जो साइनस है, जो आंखों की बीमारी है, जो सांस और फेफड़े की बीमारी है, उसमें जब हम अलग अलग जड़ी बूटी का धुआं देते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, बहुत ज्यादा। टीवी की मेरी एक पेशेंट थी ट्यूबरक्लोसिस की, वो सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होती थी, और जब मैंने उनको यज्ञोपैथी करवाई 1 महीने तक लगातार, तो वो जब उसके धुएं में बैठे थे बोलती थी कि मैं बेटर सांस ले पाती हूँ और मेरे फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ती गई है। और प्राणायाम करवाना उनको लगातार चालू करा, कपालभाति करनी चालू करी। मैंने कहा प्राणायाम का तो कोई नियम ही नहीं है, कहीं भी बैठे हो, कभी भी बैठे हो, जब याद आया तब करना चालू कर दो। जब डीप ब्रीथिंग इतनी गहरी हो जाएगी तो फेफड़े जब पूरे भरेंगे और पूरे खाली होंगे, उनकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, फिर आप देखो क्या जादू होता है। वो क्या जादू हुआ टीबी के पेशेंट के अंदर, तो वो ठीक हो गई। डॉक्टर कहता है जब जांच करवाने गए कि आपकी तो दवाई 3 महीने भी नहीं चली, ठीक कैसे हो गए आप? तो बोले देखो ऐसा चमत्कार होता है, क्योंकि वो जो हम हवन करते हैं, देसी घी होता है, गाय का उपला होता है, आम की, बरगद की, पीपल की लकड़ियां होती हैं, जो सब क्या है, जड़ी बूटी हैं, ठीक है। और उसके साथ में हम जो हवन सामग्री यूज करते हैं उसमें कपूर है, लोबान है, गंधक है, लौंग इलायची है, और उसमें घी है, उसमें चावल है, जौ है, जड़ी बूटियां हैं बहुत सारी, और फिर उसका मिक्सचर बनाया जाता है, फिर उससे हवन किया जाता है। तो जो इतनी सारी चीजें आकर के उसका धुआं जब निकलेगा, धूम्र जब होगा, तो वो उस तरीके से उन्होंने उनपे रिसर्च करी और अब वो उसको यूज कर रहे हैं और पेटेंट कर लिया कि हम इसको इस तरह से यूज करेंगे और अपने पेशेंट्स को ठीक करेंगे। तो हम भी तो करते हैं इस चीज को, यज्ञोपैथी हमारे तो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में बहुत पहले से है, मानते क्यों नहीं है हम? क्यों नहीं मनवाते दूसरों को? पहले हवन खुद करना चालू करो, 5 गायत्री मंत्र के साथ डेली हवन करो, देखो जीवन में कितने चमत्कार होते हैं। क्या चीज ऐसी है जो आप नहीं कर सकते हो? ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में जो नहीं होता। हमारे अंदर फेथ और कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कर सकते हैं उस चीज को। तो करना हमको ये है, ये नहीं करना है। तो ये सब किताबों वाला ज्ञान तो ना आपको किताबों में मिल जाएगा, पूरा लिख दिया है मैंने, आप लोग पढ़ लोगे सेम टू सेम। पर ये चीजें बताना बहुत जरूरी है आपको कि इन सब चीजों का प्रसंग का मीनिंग क्या है, हमें किस तरीके से इन चीजों को फॉलो करना है। जब हम जान पाएंगे कि खाना बदल के क्या हो सकता है, जब हम जान पाएंगे कि उनको यज्ञ थेरेपी देने से क्या होगा, जब हम जान पाएंगे कि हमें उनको काउ थेरेपी देने से क्या होगा। पहले क्या होता था, हर घर में एक गाय जरूर होती थी ना, आजकल हर एक घर में कुत्ता जरूर होता है। तो आप देख लो सबके घर में स्किन एलर्जीज है, सबके घर में रेस्पिरेटरी एलर्जीज है, सबके घर में है ना, और कई तरीके की एलर्जी मिल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुत्ते को छूने का ही विधान नहीं है। कि श्वान घर के बाहर होता है, गाय घर के अंदर होती है आंगन में, कुत्ता घर के बाहर होता है बरांडे के अंदर, और हम उसको ले आए अपने बेड पे और वहां बाल पड़े हैं, गंदी स्मेल आ रही है। कुत्ते वाले घर के अंदर जाकर देखो, मतलब मन ही मेरा तो अपवित्र हो जाता है कि इतना ऐसा लगता है कि कैसे अब इसके घर में बैठ के हम पानी पियेंगे, एलर्जी आदि तो यहीं से लेके चले जाएंगे। तो वो जब हम उन सब चीजों को हम मान ही नहीं रहे अपनी लाइफ के अंदर, तो बीमारी तो हम खुद ला रहे हैं ना। कुत्तों को खा कुछ साथ में खा रहे हैं, कुत्तों को मुंह पे किस कर रहे हैं। अरे कुत्ते की लार से जब इतना खतरनाक बीमारी हो रही है, रेबीज, तो सोचो आप क्या कर रहे हो। क्या एक इंजेक्शन लगाने से वो ठीक हो जाएगा? नहीं, बेवकूफी है। मेरी एक फ्रेंड ने मानी नहीं, कुत्ता लेके आ गई, जर्मन शेफर्ड, बड़े प्यार से पाला है। जब कहीं जाती तो उसके लिए टॉय लेके आती और बोलती अरे बच्चा ही तो है, अरे बच्चा ही तो है। बच्चे ने ऐसा खाया उसको कि उसको 17 जगह से काट लिया, मांस निकाल दिया उसका।
तब मैंने उससे कहा ये कुत्ता है, बच्चा नहीं है। बच्चा बच्चा रहेगा, कुत्ता कुत्ता रहेगा। गाय खाती है क्या कभी किसी को? सुना हमने किसी ने कि गाय ने खाया? सींग मार देगी जब आप उसको परेशान करोगे तो, पर वो खाएगी नहीं। और हम क्या करते हैं, जब टीबी का पेशेंट है, जब जब मेंटल इलनेस के पेशेंट है, तो हम उनको काउ थेरेपी करवाते हैं। काउ थेरेपी क्यों राइट। करवाते हैं? कि जैसे ही हम गाय के समीप जाते हैं और उसको प्यार करते हैं, तो जो उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो निकलती है ना उसके अंदर से, वो सारी बीमारियों को हरण करती है। जो हमारी मेंटल डिसेबिलिटी है उसको खत्म करके वो हमारे को इतना स्टेबल करती है, हमारे कॉर्टिसोल लेवल को खींचती है वो हमारी हथेलियों के अंदर से। कि जब हम ये करते हैं ना, तो ये जो हमारे इसमें सारे पॉइंट्स होते हैं, जब हम उनको ऐसे करके ऐसे प्यार करते हैं ना, तो वो सारी चीजें, हमारी नेगेटिव एनर्जी, हमारे कार्टिसोल इसको खींच लेती हैं। एड्रेनल हार्मोन, डोपामाइन हमारे अंदर रिलीज करती है, तो हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, हम सही होने लग जाते हैं, हील होते हैं। तो हम उन चीजों को ना यूज करके हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए नुकसानदेह चीजें ले रहे हैं। तो ये चीजें जब आपको अपने प्रैक्टिस के अंदर डालनी है, तो इसका रीजन पता होना चाहिए कि क्यों। क्योंकि जब आप अपने पेशेंट को समझा नहीं पाओगे ना, वो आपकी बात नहीं मानेगा। जब तक आप उसको एग्जाम्पल दे के सारी चीजें सही से नहीं समझाओगे, वो आपकी बात नहीं मानने वाला। वो बोले बोल दिया इन्होंने और हो गया, मैंने तो कर लिया। नहीं करते हैं फिर वो आप करके दिखाओ उनको, तब करेंगे वो। ठीक है। तो ये टाइम लिया मैंने आपका 15-20 मिनट का, पर ये समझाना बहुत जरूरी था। पढ़ तो आप भी लोगे, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब चिकित्सा पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इस टॉपिक को। अब चिकित्सा में क्या कर रहे हैं, प्रदर की वजह से यदि गर्भाशय और योनि में सूजन आ गई है, प्रदाह है अथवा घाव अधिक हो गया हो, तो सबसे पहले उसे मिटाने और उसके या फिर उसके जोर को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन 7 दिनों तक नीम के हल्के गर्म पानी का डूश यानी योनि मार्ग में देना चाहिए। और यह नीली पानी, नीली अथवा हरी बोतल का सूर्य तप्त हो तो बहुत उत्तम है। तो कैसे बनाते हैं ये पानी बनाना, तो आपको सिखाई दिया होगा। वाटर जब हम रिचार्ज करते हैं तो नीले रंग की बोतल में, लाल रंग की बोतल में, पीली रंग की बोतल में, हरी रंग की बोतल के अंदर रखा जाता है सूरज के अंदर। और फिर वो दवाई की तरह 15-15 ml वाली क्वांटिटी के अंदर दिया जाता है। तो खाने पीने के लिए भी दिया जाता है और उसका उपयोग वैसे भी किया जाता है, मतलब कि एक्सटर्नल यूजेस भी उसके होते हैं। तो वो उत्तम होता है क्योंकि उसके अंदर सूरज की वो वाली एनर्जी आ जाती है। ठीक है। 7 दिन तक निरंतर डोज देने के बाद उसे प्रतिदिन दूसरे दिन देने लग जाना चाहिए। और कुछ दिनों के बाद हफ्ते में 2 बार, फिर 1 बार देना चाहिए। मतलब कोई भी ट्रीटमेंट का वे क्या इन्होंने बता रहे हैं कि पहले लगातार, फिर अल्टरनेटिव डे, फिर 2 दिन के बाद, फिर 3 दिन के बाद, फिर 4 दिन के बाद, फिर 1 हफ्ते में, फिर 15 दिन में, और फिर 1 महीने में, फिर खत्म। इस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज आप लगातार दे रहे हो और उसे एकदम से बंद कर दिया, बस फिर तो खड़ के आ जाती है चीजें। इसलिए उसको धीरे 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 धीरे, एक एक दो दो डोज देके उसको धीरे से बंद किया जाए, तब वो ठीक हो जाता है। गर्म पानी के डूज के तुरंत बाद रोगिणी को सहने योग्य गर्म पानी के टब में 10 से 15 मिनट तक निर्वस्त्र होकर बैठना चाहिए। क्योंकि योनि की परेशानियां है तो निर्वस्त्र होकर बैठना ही उससे, तभी उसके अंदर वो सारी चीजें जाएंगी। 2-3 सप्ताह तक ऐसा करने से गर्भाशय या योनि की सूजन आदि बहुत कम हो जाएगी। तो जो गर्भाशय में जितनी भी स्वेलिंग है वो उससे खत्म हो जाएगी। डूस देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डूस का पानी अधिक गर्म ना हो जाए, क्योंकि योनि में फफोले पड़ जाएंगे। और न उसकी धार इतनी तेज हो कि उसके भीतर चोट लगे। डूस और उसके बाद गर्म पानी के टब में बैठने के बाद मक्खन या फिर गाय के घी से योनि का लेपन करना चाहिए, ताकि उसको मॉइस्चराइजेशन भी प्रॉपर मिल जाए। और हीलिंग प्रॉपर्टी भी होती है इसके अंदर। तो योनि की सफाई के बाद गर्भाशय द्वार को एक विशुद्ध फॉय या फिर पोटली से बंद कर देना चाहिए। और उसे दिन में 4 से 5 बार बदल देना चाहिए। ये नहीं कि लगा रहे वो ही और फिर उससे इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, उसे बार बार चेंज करते रहना चाहिए। 2-2.5 इंच चौड़ी तथा 4-5 इंच लंबी पानी से भीगी 5-6 तय की कपड़े की गद्दी जैसी लंगोट के सहारे योनि मुख द्वार को 1 घंटे तक या फिर रात को सोते समय लगाएं, तो रात भर नींद खुलने तक, रात में जब नींद खुले तब तक रखना चाहिए। स्थानीय तकलीफ के कम होने के बाद प्रदर रोग को जड़ से काटने के लिए निम्नलिखित चिकित्सा। अब ये तो है स्थानीय चिकित्सा, जिसमें क्या करा कि जो बाहर वाला एरिया है उसको क्लीन किया और उसको डिसइंफेक्ट किया। अब ये है कि बाकी अंदर से उसकी पूरी क्या चिकित्सा करनी है, जिससे कि बीमारी जड़ से खत्म हो जाए, ये वाली बात। ठीक है। तो बीमारी से जड़ से खत्म होने के लिए हम क्या करेंगे, रोगिणी के आरंभ में शक्ति के अनुसार 3 से 7 दिन तक का उपवास। अभी मैंने समझाया, सॉरी, उपवास की महिमा को। तो उपवास करवाना है उसकी शक्ति के अनुसार। ये नहीं कि बहुत वीक है और आपने करवा दिया 1 सप्ताह का उपवास, वो नहीं। अगर वो झेल सके तो पहले 1 दिन का, और आजकल शक्ति नहीं है इसलिए कम टाइम का उपवास।
या फिर कुछ देते हुए उपवास करवाएं, ठीक है ना। रसाहार फलाहार करना चाहिए कि रस का आहार दो या फल का आहार दो। इन दिनों में दोनों समय एनिमा देना और सारे शरीर का साधारण स्नान जारी रखना चाहिए। तो दोनों टाइम एनिमा देने से क्या होगा, पेट अंदर से क्लींस होगा। अब मैंने क्या बताया कि खाने पीने की ही बीमारियां हैं सारी अधिकतर, तो उसको खिलाएंगे पिलाएंगे कैसा, सात्विक भोज, या फिर आपने उसको दिया रसाहार या फलाहार, हम उपवास करा रहे हैं तो फिर उस फलाहार में भी हम एनिमा देंगे तभी उसका पेट क्लियर होगा। नहीं तो इतने कम से उसके पेट में कुछ नहीं होने वाला है, फिर अंदर गंदगी जमी रह जाएगी। तो वो भी एनिमा देना भी जरूरी होता है। और सारे शरीर का स्नान जारी रखें, मतलब नहाना डेली है। इसके बाद दूध का कल्प 6 सप्ताह तक करवाना चाहिए। एक बार ही इतने दिनों का दूध कल्प यदि ना हो सके तो बीच बीच में कुछ दिन रसाहार के, फिर 2-3 दिन तक दूध पीना चाहिए। अगर लगातार एक सप्ताह दूध नहीं पी पा रहे हैं तो ऐसा करो कि 2-3 दिन रसाहार, 2 दिन फिर दूध का, फिर इसका, मतलब इस तरह से करके भी कर सकते हैं। 2-3 बार ऐसा करने से प्रदर रोग अच्छा हो जाएगा। तो अंदर की जितनी गंदगी है, स्टॉक्सिफिकेशन है, सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो डिटॉक्सिफाई हो जाएगी बॉडी और अपने आप हीलिंग कर लेगी। दुग्ध कल्प के स्थान पर अंगूर कल्प या आम के मौसम में आम और दूध का मिश्रण का कल्प भी करा सकते हैं। तो जैसे कि मैंगो शेक जैसी चीज है ये, आम की बना दिया, वो उससे भी करवा रहे हैं हम। या फिर अंगूर का भी कल्प आप दे सकते हैं। यदि किसी कारण से कोई भी कल्प संभव ना हो सके, नो न हो, तो उपवास रसाहार या फलाहार के बाद कुछ दिनों तक फल और दूध पर भी रह जाना चाहिए। अगर इनमें से कोई चीज नहीं पॉसिबल हो पा रही है तो उपवास को रसाहार या फलाहार कर दो कुछ दिन तक, और उसके बाद में दूध और फूल फल पे भी रख सकते हैं हम। फल और दूध आरंभ करते समय गर्म और ठंडा बैठक स्नान भी कराना चाहिए। बैठक स्नान मतलब जो बैठ के करवाते हैं ना, वो वाला स्नान भी कराना चाहिए। 4-5 दिन तक कराना चाहिए। आसनों में सर्वांगासन, अब यहाँ बताने कि योगासन कौन सा करना चाहिए जिनसे इस प्रॉब्लम के अंदर आराम मिलेगा। तो देखो, सर्वांगासन है, पश्चिमोत्तानासन है, भुजंगासन है, हलासन है। विशेष रूप से लाभप्रद सिद्ध होते हैं ये सारे आसन। तो इनको अंडरलाइन कर लेना कि इस बीमारी के अंदर ये चीज होती है। खुले स्थान में रहना और गहरी सांस लेना। अभी गहरी सांस प्राणायाम में बता रही थी ना, प्राणायाम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उससे क्या होता है, हमारी सेल्यूलर लेवल को मिलती है। जब सेल्यूलर लेवल पे ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑक्सीजन क्या करेगी, सारी बॉडी को हीलिंग करेगी, उसकी प्राण शक्ति बढ़ेगी। अब किसी भी चीज की अगर प्राण शक्ति बढ़ती है, इट मीन्स क्या बढ़ गई, इम्यूनिटी, इम्यून पावर डेवलप हो गया आपका। और अगर इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो क्या बीमारी रह सकती है आपको। बहुत साइंटिफिक और बहुत टू द पॉइंट वाली बात है। समझते नहीं हम इसको, सोचते अरे क्या हो जाएगा प्राणायाम से। ये हो जाएगा प्राणायाम से कि आपकी प्राण शक्ति बढ़ जाएगी, जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी। जब वो जीवनी शक्ति बढ़ गई तो क्या है, क्योंकि आजकल के जो वो क्या दवाइयां हैं, वो जीवनी शक्ति नहीं है, वो आपको जीवनी शक्ति नहीं देती है, वो केवल सप्रेस करती है आपको। तो सप्रेशन वाली दवाइयों से हटके अगर हम प्राण बढ़ाने वाली, जीवनी बढ़ने वाली दवाइयां लेंगे तो ही आपको जल्दी आराम होगा। जब इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, जीवन शक्ति बढ़ जाएगी, तो आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। इस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राणायाम करना, शक्ति अनुसार सुबह शाम खुले मैदान में वायु का सेवन करना, हल्की कसरत करना भी इस रोग की चिकित्सा का अंग है। मतलब पड़े नहीं रहना है हर समय, हल्की आप वॉक करो, आप हल्के फुल्के आसन करो। किसी भी चिकित्सा का इलाज पड़े रहना नहीं होता बिस्तर पे, क्योंकि आपके शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं चलाना और हाथ पैर नहीं चले। तो हमारे बड़े बूढ़े क्या कहते थे, पड़े रहोगे तो जंग ही लगेगा शरीर को। तो जंग लगने का मीन्स क्या है कि खराब कर रहे हो आप उस बॉडी को पड़े पड़े। तो उसको चलाओ फिराओ ना, कि पड़े रह के उसको और वर्स्ट कंडीशन के अंदर ले जाते हैं। ना सर्कुलेशन होता है, ना खाना हमें पचता है, ना भूख लगती है, कुछ नहीं होता फिर हमको। तो वो हम करते क्या है, वो कंडीशन हम खुद लाते हैं अपने शरीर के साथ में। बीमार है जी, आराम कर रहे हैं, क्यों क्यों कर रहे हो आराम, जरूरत नहीं है आराम की, इतने भी आराम की जरूरत नहीं होती है। ऐसी बीमारी कि जिसके अंदर आराम ही करना है, बस उसमें आराम करना चाहिए, हर चीज में आराम नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन्हें जरूर करना चाहिए। कसरत की जगह घर का कामकाज करना, चक्की आदि चलाना, जिससे थोड़ा पसीना आए और थकावट ना हो, श्रेष्ठ होता है। इसीलिए पहले क्या होता था कि रोज बहुएं उठ के क्या करती थी, सबसे पहले चक्की पीसती थी। चक्की पीसने में क्या होता था, जो हमारा ये यूट्रस वाला एरिया है, पेल्विक एरिया, उसकी सबसे अच्छी मसाज होती थी। ये इससे तो बढ़िया कोई मसाज होती ही नहीं है। ये जो ये एक्सरसाइज के अंदर लेते हैं कि 35-35 बार करो इसको, तो करने से क्या होगा, अंदर की इतनी ज्यादा उसका रोटेशन और वो होता है रिवॉल्वेशन, दोनों तरह से ऐसा इतना घूमता है वो कि बिल्कुल ही ठीक हो जाता है और वो नॉर्मल रहता है। पहले किसी के पेट नहीं बढ़ते थे, आजकल तो सबके बढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ हुआ पहले पेट बढ़ जाता है।
क्योंकि हम वो तो करते नहीं है। तब उसे आसन के रूप में करो, पहले दही भिगोया जाता था तो और वो करा जाता था, चक्की पीसी जाती थी, एक्सरसाइज तो थी है, हमें पता ही नहीं है, हम मानते नहीं, हम कहते बहुत बेकार जिंदगी जीती थी औरतें, बहुत टॉर्चर होता था उनके ऊपर, पता नहीं है टॉर्चर उन्हीं के लिए था वो। श्रम के बाद ही साधारण स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात अपने हाथ की हथेलियों को पूरे शरीर पर घर्षण करना और घर्षण स्नान भी करना चाहिए। घर्षण स्नान कैसे है, ये आप ब्रश से भी कर सकते हो, तौलिया जो होते हैं हमारे थोड़े हार्ड से, उससे भी कर सकते हैं कि लेके आप उसको रब कर रहे हैं, ऐसे अच्छे अच्छे से घिस रहे हैं। अब ये जब आप ऐसे घिसोगे तो सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, उस जगह की गर्मी आ जाती है उसके अंदर, है ना, और उसकी भी शक्ति बढ़ जाती है और उसका शरीर काम हमारा अच्छे से करने लग जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा है, घर्षण स्नान बोलते हैं इसको। ब्रश, जैसे कि आजकल के रील्स पे नहीं बताते हैं कि ब्रश से करो, ब्रश, तो वो क्या है, वो घर्षण स्नान ही तो बता रहे हैं। ज्यादा फैसिनेटेड बता देते हैं तो हम उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। बाकी घर्षण स्नान हमारे यहाँ बहुत पहले से चला आ रहा है। सप्ताह में 1 या 2 बार सारे शरीर को और कभी कभी स्थानीय भाप देना, 10 मिनट तक लेकर पसीना निकालना और गर्म बालू की पोटली जब हम कर लेते हैं उससे सिकाई करना, या गर्म ईंट या पत्थर को कपड़े में लपेट कर योनि स्थान पर सेकने से भी स्थानीय उपचार हो जाता है उस जगह का, और पसीना निकलने लगता है। पसीना निकलने के तुरंत 10 मिनट बाद तक मेहन स्नान करा देना चाहिए। योनि दर्द की हालत में गर्म कपड़ा पेट पर लपेटना, गर्म पानी का सेक करना, गर्म जल पीना, गर्म मिट्टी की पट्टी 20 मिनट तक योनि और पेट ऊपर देना तथा गर्म जल में बैठना ही लाभ करता है। तो ये मेन इसके थे कि इसके अंदर इस चीज से इस दर्द में आराम मिल जाएगा आपको। इस रोग में आधी पीली बोतल का तथा आधा हरी बोतल का सूर्य तप्त जल मिलाकर, पीली बोतल में जो आपने जल सूर्य तप्त किया है और हरी बोतल, हरी है ना, हरी बोतल में जो जल तप्त किया उन दोनों को मिला दो, फिर उसको 15-15 ml की मात्रा में देते हैं और जल मिलाकर 24 घंटे में 6 खुराकें दे दें तथा प्रतिदिन सारे शरीर को विशेषकर योनि पर 15-15 मिनट तक हरा सूर्य प्रकाश डालना चाहिए। तो ग्रीन लाइट उसके ऊपर अगर डालेंगे तो उसको आराम मिलेगा। हरे आंवले का रस 10 ग्राम, ताजी मूली का रस 10 ग्राम, शतावर का रस 10 ग्राम लेकर सबको 20 ग्राम तक शुद्ध शहद में मिलाकर प्रतिदिन सवेरे 7 बजे पीने से प्रदर रोग अच्छा हो जाता है। ये सारी चीजें ठंडी होती हैं और ये सारी ही चीजें प्रदर को रोकती हैं, किसी भी तरीके का प्रदर होता है उसको रोकती हैं और उसका ट्रीटमेंट करती हैं। ये अगर 4-5 दिन भी दे दिया ना आपने अपने किसी भी पेशेंट को, तो आप प्रदर वाले पेशेंट को देख लोगे कि बहुत आराम हो जाता है। और जो शीशम का पेड़ होता है आपने देखा हो, उसके शीशम के पेड़ के पत्ते लेके उसका रस निकाल के 40-45 ml अगर पिला दिया 3 दिन, तो भी श्वेत प्रदर में आराम मिल जाता है। वो भी उसका, वो मेरा यूज्ड है, ये मैंने यूज कर रखा है श्वेत प्रदर के लिए और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। इस रोग में सदैव सादा और अनुत्तेजक भोजन करना चाहिए, कब्ज को नहीं चाहिए। मासिक धर्म के दिनों में उपचार बंद कर परहेज जारी रखना चाहिए। अब ये जो है ना, इसमें बता रहे हैं कि खाना कैसा खाना चाहिए। उत्तेजक भोजन होना नहीं चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब गर्म नहीं, तासीर से गर्म, वैसा गर्म नहीं, तासीर से गर्म नहीं होना चाहिए, और कब्जी नहीं होने देनी चाहिए क्योंकि पेट से रिलेटेड ही ये सारी चीजें हैं। तो और मासिक धर्म के दिनों में उपचार नहीं करना है, मतलब ये जो पानी वानी में बिठाना और ये सब डूज वगैरह देना, ये नहीं करना है, बस परहेज बाकी के जारी रखो तो ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। अब ये सोम रोग, स्त्री संबंधी रोग, अब ये दूसरा है, अब इसे तो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत टाइम तो एकदम पूरा हो गया, 59 हो गए। क्वेश्चन आप लिख लेना प्लीज, आज तो नहीं पाऊंगी क्योंकि मैंने पहले ज्ञान ज्यादा बांट दिया है ना, तो मैं बाद में आपके क्वेश्चन ले लूंगी अगर कुछ बहुत बढ़िया रहा है। थैंक यू सो मच सर। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी कुछ चीजें अगर मेरे पास हैं तो मैं आप तक पहुंचाऊं, ताकि आपको पता चले कि इस तरीके से काम किया जाता है और ये सब बहुत सही कॉन्सेप्ट क्लियर तरीका हो है काम जाता है करने का। नेचुरोपैथी के लिए। हाँ, बस क्योंकि ये पढ़ना तो आप भी पढ़ लेंगे, पर अगर कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर पाई तो ही आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, इसलिए वो सबसे क्योंकि बाद ज्यादा में आप, बोलना जरूरी है। हाँ, बाद में हम आगे पढ़े तो दिमाग में तुरंत उतर जाएगा। ये बात जी है। लेकिन मैम बहुत टाइम से बोला है धन्यवाद, आज फिर भी आपने, आपके बहुत कॉन्फिडेंस बढ़िया अपने आप में होना जरूरी है। खुद में कॉन्फिडेंस हाँ, होगा बहुत जरूरी तो है, ही हम किसी को कुछ बोल पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। ये रियलिटी है। थैंक यू मैम, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू मैडम। जल्दी से थैंक